कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग अध्याय 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, इनके बारे में पढ़ा था। आवासीय पुरास्थल क्या होते हैं, पुरास्थल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग एक नया चैप्टर जो कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक, इसमें आज हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से नवपाषाणिक स्थल हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्थलों से भी बन जाता है। और बसने की प्रक्रिया को जानेंगे, अनाज के उपयोग क्या क्या होते थे, कौन सी चीज़ किस जगह मिली है, और भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बसने की प्रक्रिया क्या होती है। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। बसने की प्रक्रिया मतलब एक जगह प्रॉपरली रहना, उसी जगह पे रहना। जब भाई एक जगह जहाँ पर आप लोग रहोगे तो वहीं पर आप पौधे उगाओगे, जानवरों की देखभाल करोगे, तो इसी को हमने बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। और बसने की प्रक्रिया पूरे दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब अनाज के उपयोग देख लेते हैं कि अनाज के उपयोग क्या क्या हैं। जैसे बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। अब बीज के रूप में कैसे? भाई अनाज पैदा हुआ तो हमने उसका थोड़ा अनाज रख लिया जिससे कि हम उस दोबारा उसको बो सकें, तो इसलिए हम बीज के रूप में भी, खाद्य के रूप में जैसे खाने के लिए अपने अलग से रख लेते हैं अनाज को। उपहार में जब हम पिछले ज़माने में जब जाते थे कहीं तो उपहार में अनाज दिया करते थे। और भंडारण करके रख लेते हैं, अभी भी रखते हैं भंडारण करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जानवरों को चलते फिरते खाद्य भंडार भी कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांव। अब गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं, मतलब अपने खेतों में काम करते रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसे आरंभिक कृषि और पशुपालक, इनके प्रमाण हमें कहाँ कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ में मिले हैं, बुर्ज होम में मिले हैं, चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़ा और हल्लूर और पय्यमपल्ली। अब इनको हम मैप पे देख लेते हैं। अब जैसे ये है मैप हमारा, ठीक है। तो ये मेहरगढ़, ये नवपाषाणिक स्थल है, ये बुर्ज होम है, और ये चिरांद है आपका, ये कोल्डिहवा और महागढ़ा हो गया, ठीक है। और ये हमारा दाऊदली हेडिंग हो गया। ये सब आपको ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बन जाता है। 3 आपको पुरापाषाणिक स्थल दे देगा, एक नवपाषाणिक स्थल दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नवपाषाणिक स्थल है, ठीक है। ये आपका पय्यमपल्ली हो गया, ये आपका हल्लूर हो गया, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ये मैप आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको, यहाँ पुरातात्विदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। अब पश्चिमोत्तर क्षेत्र क्या होता है? तो ये वाला इलाका हमारा, ये वाला इलाका, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र, और ये कश्मीर में बुर्ज होम, और ये पूर्वी तरफ जैसे चिरांद हो गया हमारा, कोल्डिहवा हो गया, ये सब पूर्वी आ जाता है, ठीक है। और दक्षिण में ये पय्यमपल्ली, हल्लूर, ये सब दक्षिण में आ जाता है हमारा, वही इसमें कहा गया है। अब नीचे तालिका से तुम यह जान
सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो ये आपको तालिका याद होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी कहाँ मिले? मेहरगढ़ में। और या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी बनता है कि मेहरगढ़ कहाँ है? तो आधुनिक पाकिस्तान में। कोल्डी हवा कहाँ है? तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में। महागढ़ा कहाँ है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में। गुफरकाल कश्मीर में है। बुरझोम भी कश्मीर में है। चिरांद आपका बिहार में है। हल्लूर आपका आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। पय्यमपल्ली भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है और इनको भी आप लोगों को लर्न करना है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्जहोम। कहाँ? अभी दिखाया हमने आपको, बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। मतलब गड्ढे के नीचे घर बनाने को क्या कहते हैं? गर्तवास कहते हैं। और इनमें उतरते कैसे होंगे? तो उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। अब भाई मान लो ऊपर रह रहे हैं और ऊपर ठंड लग रही है, तो नीचे चले गए गर्तवास में, इससे उनको ठंड कम लगेगी। नेक्स्ट, पुरातात्विदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इसे नवपाषाण युग कहा गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैदा करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। साथियों, ये सारे फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो स्टेटमेंट बना के दे देगा, तो आपको एक एक पॉइंट को आपके अपने माइंड में रखना है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज, वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब जैसे ये आपके औजार हैं, ये पुरापाषाण काल में हमने देखे खूब बड़े बड़े से औजार थे। अब ये इस नवपाषाण में क्या हो गए? ये चोनदार औजार हो गए। नेक्स्ट, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से, अभी नवपाषाण युग के जो पुरास्थल देखे वो सारे नवपाषाण युग के थे। यहाँ से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है, मतलब इन बर्तनों पर डिजाइन भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए, धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जा सकते थे। साथियों, क्वेश्चन इन्हीं फैक्टों से बनता है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर जी पढ़ा रहे हैं, ये सब तो हम जानते ही हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो सब भूल जाते हैं, तो इसलिए पढ़ लो एक बार। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया, इन्हें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते, जिन्हें जनजाति कहते हैं। मतलब विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जो कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, इसलिए इन लोगों को जनजाति कहा गया। अब जनजाति की विशेषताएं क्या हैं? क्वेश्चन बनता है जनजाति की विशेषताओं से स्टेटमेंट में। अब जैसे प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते थे। जनजाति आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जनजाति सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। अब मान लो जैसे इसी से अगर क्वेश्चन बना कि जनजाति के सदस्य शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, लेकिन मछली नहीं करते थे, तो बस अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मछली पकड़ने जैसे पेशे भी अपनाते थे। अब अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती थीं, इससे ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम महिलाएं करती थीं। अब अगर इससे क्वेश्चन बना तो यहाँ पे पुरुष दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए पढ़ लो। बच्चे पौधे की देखभाल करते थे और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। मतलब जैसे किसी खेत में हम अनाज बोते हैं तो वहाँ पे चिड़िया आ जाती हैं, तो चिड़िया जो होती हैं वो इन दानों को
चुंग लेती हैं, खा लेती हैं। तो जब दानों को चुंग लेंगी तो वहाँ पे फसल ही नहीं होगी। तो इसीलिए बच्चे जो पौधों की देखभाल करते थे, चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को चराते थे। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने तथा झोंपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ साथ करते थे। गाना, नाच, घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थी। अब कुछ व्यक्तियों को नेता भी मान लिया जाता था। अब नेता में कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? तो अनुभवी वृद्ध व्यक्ति या नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। इनमें से किसी एक को नेता मान लिया जाता है। और वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। मतलब महिलाओं की स्थिति भी ठीक ठाक थी। नेक्स्ट, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। मतलब वहाँ की जो ज़मीन है, जंगल है, घास के मैदान हैं और पानी है, पूरा कुनबा मतलब पूरे मोहल्ला समझ लो या पूरा समाज उनका सभी की संपत्ति मानी जाती है और सभी लोग उसका उपयोग कर सकते थे। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजाति समाज अन्य समाजों से भिन्न है। अब हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। अब मेहरगढ़ दिखा दें आप लोगों को कहाँ पे है। तो ये मेहरगढ़, ये है मेहरगढ़, ये ध्यान रखना, ये मेहरगढ़ है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा मैदान है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातात्विदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल हैं। किसमें? पहले स्तर में। अभी स्तरों के बारे में समझा देंगे आपको, पहले पढ़ लो ये इतना। उसके बाद के स्तरों से भेड़ बकरियां की हड्डियां ज़्यादा मिली। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली। ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। ठीक, अब स्तरों के बारे में समझ लो क्या होते हैं स्तर। ठीक है। अब जैसे ये है, ये यहाँ पे 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो जैसे पढ़ लो, आम तौर पर लोग जहाँ रहते थे घर टूटने पर दोबारा वहीं बना लेते थे। मान लो सबसे पहले समतल भूमि 4 पर रहना शुरू किया। मान लो जैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, ये 4 है, ये वाला 4, आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तब आप लोग के घर मिट्टी के होते थे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस मिट्टी के घर को गिरा दिया, फिर उसके ऊपर आपने ईंटों का घर बना लिया। तो अब ये दूसरा स्तर हो गया, ये तीसरा हो गया। इस पे आपने वो ईंटों का घर बना लिया, फिर आपने ये भी घर गिरा दिया, फिर आपने क्या कर लिया, संगमरमर का घर बना दिया। तो इसी तरीके से ये स्तर होते थे। वही ये लिखा है इसमें कि मान लो सबसे पहले समतल भूमि 4 स्तर पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। इस तरीके से भाई ये सबसे पुराना स्तर होता है और ये बन वाला ये सबसे नया स्तर होता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यह ऊपरी तथा निचली तह आम तौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। जैसे अभी हमने आप लोगों को समझाया कि पहले मिट्टी का घर,
फिर आपने ईंटों का घर बनवा लिया, फिर उसके ऊपर आपने संगमरमर का घर बना लिया, फिर उसके ऊपर आपने किसी और का घर बनवा लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घर इस तरीके के घर होते थे। नेक्स्ट, मेहरगढ़ में मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। क्वेश्चन बन जाता है कि मृतकों के साथ बकरी को भी दफनाया गया, यह हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ध्यान रखना, ये इस तरीके से, जैसे ये इंसान हो गया आपका, ठीक है, और ये बकरी हो गई, देखो ये। नेक्स्ट, अब दाऊजली हेडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। अब मैप में देख लो दाऊजली हेडिंग कहाँ पे है, तो ये है आपका दाऊजली हेडिंग। ये यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। पढ़ते हैं इसके बारे में, दाऊजली हेडिंग। तो यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की एक घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग कि दाऊजली हेडिंग कहाँ पे है और यहाँ से हमें क्या क्या मिला। तो खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण मिले, यहीं से जेडाइट पत्थर भी मिला है। यह पत्थर चीन से आया होगा, ठीक है। इसी पुरास्थल से काष्ठाश्म क्या होती है? अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। काष्ठाश्म के औजार और बर्तन हमें कहाँ से मिले हैं? तो दाऊजली हेडिंग से मिले हैं। अब तुर्की के बारे में जान लेते हैं। तुर्की नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चातालहियूक, ये ध्यान रखना, चातालहियूक कहाँ है? तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर कहाँ से लाया गया? सीरिया से। लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ, ये सभी चीज़ें कहाँ लाई जाती थीं? चातालहियूक में लाई जाती थीं। ध्यान रहे, ये सामान ये खुद लाते थे या फिर जानवरों की पीठ पर लेकर जाया करते थे, यह आप लोग ध्यान रखना। तो साथियों, आज के लिए बस इतना। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।